करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और किशनगंज के टेढ़ागाछ ब्लॉक के झुनकी मुसहरा आग लगने से दुकान जलकर खाक हो गई है। वहां आग में 2 लोग भी झुलस गए। बताया ये जा रहा है कि गैस वेल्डिंग के दौरान चिंगारी पेट्रोल की बोतल तक पहुंची, जिसके कारण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आग में कई दुकान जलकर खाक हो गई है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों की संपत्ति के नुकसान के अनुमान हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। गैस वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी की वजह से आग लग गई है, जिसकी भयावह तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आप देखिए कैसे लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। झुनकी मुसहरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। किशनगंज की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग की लपटें कितनी भयावह हैं, इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और देखिए, राजधानी पटना में भीषण जाम के कारण दोपहर से शाम तक लोग कराहते रहे और इस दौरान कई एम्बुलेंस और शव वाहन भी जाम में फंसे रहे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवान ज्ञान भवन के पास वीवीआईपी की सेवा में जुटे रहे। इसे लेकर न्यूज 18 की टीम के सवाल पर ट्रैफिक दारोगा आग बबूला हो गए और न्यूज 18 संवाददाता से बदसलूकी पर उतारू हो गए। यहां तक कि ट्रैफिक चलाने की नसीहत दे डाली। तस्वीरों में साफ समझ सकते हैं कि जब पुलिस मीडिया के साथ इस तरह की हरकत कर सकती है, तो आम जनता के साथ ये कैसा सलूक करती होंगी। दारोगा की इस हरकत से पीपल फ्रेंडली पुलिस के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। पटना के तमाम जो इलाके हैं वहां पर जाम की समस्या बनी हुई है और ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल है। ये देखिए तस्वीर आप, पटना के ज्ञान भवन के बाहर जो ट्रैफिक पुलिस है, किस तरह से यहाँ पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। यानी ज्ञान भवन से लेकर एसकेएम और कारगिल चौक तक, गांधी मैदान तक कहें अगर तो जाम की समस्या थी। अभी भी आप देख सकते हैं ज्ञान भवन में कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हुआ है और यहाँ पर देखिए पुलिस ने अभी अपनी जिप्सी लगा रखी है। किसका आदेश है ये भी हम बात करते हैं और देख सकते हैं कि इसकी वजह से आगे जो है मेट्रो का काम चल रहा है। देख सकते हैं ये लापरवाही है। जरा हम बात करते हैं। सुनिए, हम क्या बोले? कैमरा में मत मारिए आप, माइक पर क्या बोले? हम आपको मत मारिए आप बोले आप तमाशा करते हैं। आप माइक पर आप हमारे सरकारी काम पे बाधा डाल रहे हैं। 4 घंटा क्यों आप सरकारी काम पे बाधा डाल रहे हैं? देखिए ये 4 घंटे से जाम। एम्बुलेंस खैर एम्बुलेंस हम बताइए। देखिए एम्बुलेंस हमारे पास विजुअल फंसा है, हुआ था, हमको समझाइएगा। हमारे पास विजुअल है। कराइए, ट्रैफिक कराइए, आप ट्रैफिक रिलोड कराइए। सुनिए, हम क्या बोले? कैमरा में मत मारिए आप, माइक पर क्या बोले? हम आपको मत मारिए आप बोले आप तमाशा करते हैं। आप माइक पर आप हमारे सरकारी काम पे बाधा डाल रहे हैं। 4 घंटा क्यों आप सरकारी काम पे बाधा डाल रहे हैं। देखिए ये 4 घंटे से जाम। एम्बुलेंस खैर एम्बुलेंस हम बताइए। देखिए एम्बुलेंस हमारे पास विजुअल फंसा है, हुआ था, हमको समझाइएगा। हमारे पास विजुअल है। कराइए, ट्रैफिक कराइए, आप ट्रैफिक रिलोड कराइए। वहीं गया के इमामगंज में बालू माफिया ने कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पर हमला किया। कोठी थाना अध्यक्ष अवैध बालू खनन की खबर मिलने पर जब पहुंची तो माफिया ने हमला कर दिया और जब्त ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले जाने लगी, जिसमें थाना अध्यक्ष सहित 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। तो सूचना पे हम लोग बाकी थानों को अलर्ट किए और हम वहाँ से निकले, लेकिन तब तक यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती पुलिस के साथ हाथापाई करके जो है ट्रैक्टर छुड़ा के लेके चले गए। तो अब जो भी है एविडेंस, हमारे पास वीडियो एविडेंस है, कुछ रिकॉर्डिंग्स, उसके आधार पर हम लोग। और देखिए, बगाह में एक सड़क ही गायब हो गई है। गांव के लोग सड़क की मिट्टी काटते गए और अब सड़क झील में तब्दील हो गई। करीब 10 साल से इस सड़क से आवागमन पूरी तरह ठप है और लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। मामला नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 1 का है, जहां आजादी से पहले ही एक सड़क कई गांव और बपगाह शोहर को NH 727 से जोड़ती थी, लेकिन ग्रामीणों ने सड़क की मिट्टी काट ली, जिससे वहां गड्ढा हो गया और पानी भरने से अब इलाका झील जैसा दिख रहा है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि पीछे एक पुलिया नजर आ रही है। ये पुलिया तब बनी थी जब दिवंगत पूर्णमासी राम यहां से विधायक हुआ करते थे। यानी साफ है कि यहां सड़क थी, तभी पुलिया बनाई गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1941 से ही ये सर्वे की सड़क है, लेकिन इसे पक्का नहीं किया गया। बाद में गांव के लोग ही मिट्टी काटते रहे और किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और अब हालात ये हो चुके हैं कि सड़क नक्शे से ही गायब हो गई है। ये रास्ता जो है NH से सोजी घाट से ये रास्ता जोड़ता है और यहाँ इधर के लोगों का निकासी का मात्र यही एक रास्ता है, जो आज 20 वर्षों से
20-22 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें अब पोखरा में ये रास्ता तब्दील हो गया हुआ है और जो यहाँ के पहले पूर्व में माननीय पूर्णवासी राम जी जो कि विधायक थे, उनके मत से यहाँ पर पुलिया जो मेरे पीछे दिखाई देता होगा पुलिया बना हुआ है। उसके बावजूद भी ये आज तक उदासीन है नगर परिषद से। वह शिकायत अतिक्रमण कमोबेश हर जगह हुआ है। इस पर सरकार के द्वारा अंचल अधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश भी किया गया है कि आप अतिक्रमण जो है खाली करावें। वहीं वैशाली में स्वास्थ्य विभाग के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। हाजीपुर सदर अस्पताल में राष्ट्रपति से मिली एम्बुलेंस का भाड़ा वसूला जा रहा है। अस्पताल कैंपस में एम्बुलेंस रेड कार्ड का पर्चा भी चस्पा किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी हाजीपुर की तरफ से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का परिचालन किया जा रहा, जिसके लिए रेड कार्ड का पर्चा चस्पा किया गया है। हाजीपुर से पटना 1500 रुपए और लोकल हाजीपुर में 500 रुपए भाड़े के साथ 25 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा की बात लिखी गई है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। मामला राष्ट्रपति से एक एम्बुलेंस मिला है, उस एम्बुलेंस का संचालन करना है। संचालन हेतु उसमें खर्च होता है, पेट्रोल और ड्राइवर को देने की बात होती है, इसीलिए कमेटी द्वारा पास कर यह रखा गया है। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि गलत चीज है? सरकारी अस्पताल है और यहाँ सरकार की तरफ से अनेकों एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं और जो एम्बुलेंस राष्ट्रपति की तरफ से दिया है उसके आप लोग चार्ज बैठा दिए हैं। एम्बुलेंस जो है सो यहाँ प्रेमिसेस में नहीं रखा गया है, वो अलग रहता है। और सूचना के लिए लोगों को जानकारी के लिए जब ये उपलब्ध नहीं हो। तो ब्लड बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर में है, वो अलग संस्था है, फिर भी हम अस्पताल में लगा हुआ है, अस्पताल के कैंपस में ही है। इस तरह का स्टिकर लगा हुआ है तो जांच करवा के हम ऐसे कार्रवाई करेंगे। और देखिए बड़ी खबर आपको दरभंगा के बिरौल थाना से बता दें, जहां बलाट गांव में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। सभी को बिरौल पीएचसी में इलाज के बाद डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कर्ज के कारण परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण आपसी विवाद होता रहता था। फिलहाल महिला फूलदाय देवी और उसके 3 नाबालिग बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है। और राजधानी पटना के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल हॉल में जेडीयू का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के मिशन दिल्ली और नीतीश कुमार को 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनाने का संकल्प लिया गया। भविष्य में नीतीश कुमार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, ऐसी बातें भी मंच से जेडीयू नेताओं ने कही। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनता दल यूनाइटेड का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से पार्टी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने एक सुर में पार्टी के मिशन दिल्ली के संकल्प को दोहराया। अधिवेशन में नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया। मंच पर नीतीश के पहुंचते ही देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह से नीतीश भी गदगद दिखे। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा, हम थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनाएंगे, तभी 2024 में बीजेपी को शिकस्त दी जा सकेगी। नीतीश ने पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटें आने के लिए बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। जेडीयू के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार की नीतियों की जमकर तारीफ की और देश को नेतृत्व करने की क्षमता बताते हुए लाल किले पर नीतीश जी को झंडा फहराने तक की बात कही गई। भाई हमारे नेता में काम करने की
दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है इनको, एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बनाए, पूरे देश में नजीर बनाए। निश्चित रूप से आने वाला समय एक ललन बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी 2023 में जदयू को बनाना है, यह संकल्प लेके जाना है। और दूसरा 2024 में लाल किला पर अपने नेता के द्वारा झंडा फहराना है। वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण सिंह के लिए के जीवन में भी स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब था। नीतीश कुमार के जीवन में जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर भी एक दिखाई पड़ रहे हैं। जेडीयू के खुला अधिवेशन में 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही नीतीश कुमार को विपक्ष का नेता यानी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करने का निश्चय भी लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या नीतीश की मेन फ्रंट के दावे का समर्थन देश की विपक्षी पार्टियां करेंगी? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, नीतीश कुमार बहुत जल्द दिल्ली की सियासत में सक्रिय हो सकते हैं। इसका संकेत जेडीयू के खुला अधिवेशन में मिला, जब कई नेताओं ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार बता दिया और इसका संकेत भी दिया। लेकिन केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया कि नीतीश कुमार को बिहार जेडीयू के नेता 6 महीने के लिए छोड़ दे, ताकि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर बीजेपी विरोधियों को एकजुट कर सके। और इसके बाद सियासत गर्म होने गई। आने वाले समय में नीतीश कुमार कौन सी राजनीति कर सकते हैं, इस बारे में केसी त्यागी ने इशारा किया है, जिनसे बात की आनंद अमृतराज ने। जेडीयू के खुले अधिवेशन में जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है कि नीतीश जी को बिहार के जेडीयू नेताओं से आग्रह कर 6 महीने के लिए दिल्ली में रहने की बात कही है। इस बयान का अर्थ क्या है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ केसी त्यागी खुद मौजूद हैं। सर, आपने कहा कि जेडीयू के नेता बिहार से 6 महीने के लिए नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दे, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, एनडीए से जब नीतीश जी और जेडीयू अलग हुआ है तो समूचे विपक्ष ने इसका स्वागत किया है और एक नए रक्त संचार का प्रवाह जो है अपोजिशन में देखने को मिला। लेकिन सर, आपने जो आग्रह किया है जेडीयू के नेताओं से कि भाई 6 महीने के लिए नीतीश जी को दिल्ली दे दीजिए, दिल्ली भेज दीजिए, रोजमर्रा की यहाँ की राजनीति से थोड़ा समय निकाल करके वो दिल्ली में भी समय दे, मेरे कहने का ये आशय था। इसको किसी अन्यथा किसी और तरीके से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सर, नीतीश कुमार अगर दिल्ली की राजनीति करते हैं तो उन्हें वक्त देना होगा वहां पे। लेकिन इस बीच में बिहार का भी सवाल हो जाता है, तो फिर बिहार और दिल्ली दोनों एक साथ राजनीति कैसे? बिहार में पिछले 17 साल से वो सक्रिय हैं। सेकंड टीम की इतनी मजबूत लीडरशिप उनके पास है और जो सहयोगी पार्टी है वो भी जनता दल से ही अलग हुआ संगठन है, जिसके पास लालू जी का अनुभव है और तेजस्वी की सक्रियता है। लिहाजा हमें नहीं लगता है कि अगर वो थोड़ा समय दिल्ली में देंगे तो यहाँ के जो कार्यक्रम हैं उस पर कोई फर्क। और अब बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद की किडनी अब अच्छे तरीके से काम कर रही है। सिंगापुर से पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने ये बात कही है। वहीं कुर्नी उपचुनाव में हार पर तेजस्वी ने कहा कि इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, चुनाव लोकल मुद्दों पर हुआ था। सफल ऑपरेशन है। जो इन्फेक्शन जो पहले क्रिएटिनिन जो हुआ करता था 7 से 8 अब 0.5 आ गया। तो जो नया जो किडनी है वो काम शुरू कर रहा है ना, और आप कह सकते हैं कि अच्छा सक्सेसफुल रहा। बहन की भी लोकल चुनाव था, लोकल इश्यूज पे था, लोकल इश्यूज पे होंगे। लेकिन जब देश का चुनाव होगा तो जो देश की आम जनता का जो मुद्दा है, तो सबसे बड़ी, चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, आपका बेरोजगारी हो, इन सारे इश्यूज पे जो है चुनाव होगा। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सीटेड, बीटेड और एस्टेट पास अभ्यर्थियों को बहाली के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी होगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये साफ कर दिया है कि पुराने नियम के तहत ही बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा छोड़कर नियमों में कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे। साथ ही अभ्यर्थियों से धैर्य रखने की अपील की है। शिक्षा मंत्री से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग के जो एजेंडा है उस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ख़ास एजेंडा नहीं है, और जो हमारा मूल उद्देश्य है कि लाखों लोगों को रोज़गार देने का, उस दिशा में विभाग बड़ी गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। जल्द ही आप लोगों को कुछ नई नियमावली को लेकर चर्चा है कि कल मुहर लग सकती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द, ज़्यादा दिन नहीं है कि आपके सामने में नई नियमावली आ जाएगी। सत्र के दौरान जो है हंगामा होने की उम्मीद है। बीजेपी ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है और लाखों स्टूडेंट जो है सीटेट, बीटेट, एस्टेट, वो भी आपको 13 तारीख से जो है आंदोलन करेंगे। मैं देवन से कह रहा हूं कि जो हमारे बेरोजगार सीटेट, बीटेट अभ्यर्थी हैं, कल के शिक्षक हैं, वो अनावश्यक टेंशन ले रहे हैं। आपने वर्षों प्रतीक्षा की तो कुछ महीने प्रतीक्षा कर लीजिए ना। ये प्रक्रिया क्या होगी सर? जैसे चर्चा चल रही है कि अब आप फिर से जो है एस्टेट पास हैं या जो क्वालिफाई हैं उनको आप एग्ज़ाम लेंगे, क्या कोई एग्ज़ाम भी लेने? नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये निश्चित तौर पर ये बात समझ में आती है कि जो हमारे लोग सीटेट, बीटेट अभ्यर्थी हैं, जिस नियम के तहत पहले से वो अपना क्वालिफिकेशन पर नौकरी लिए हैं, वो क्वालिफिकेशन का दर्जा वही रहेगा। इंतजार करेंगे। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ थे और रात का वक्त है इस वक्त, और रूसा के कार्यालय में रविवार का दिन है और मंत्री जो है देख सकते हैं कि फाइल निपटा रहे हैं। निश्चित रूप से कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और शिक्षा विभाग की तरफ से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि कैबिनेट में कल जो है नई नियमावली को लेकर मुहर लगेगी, लेकिन इन्होंने एक साफ कहा है कि फिलहाल मुहर नहीं लगेगी, लेकिन जल्द ही जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि किसी तरह का कोई एग्जाम और नहीं लिया जाएगा, चाहे वो सीटेट पास हो या बीटेट पास हो या एस्टेट पास हो। जो घबराए हुए हैं कि कोई और परीक्षा ली जाएगी, मंत्री ने खंडन कर दिया है और साफ कहा है कि बहाली जल्द होगी और बिना किसी परीक्षा के पारदर्शिता के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अभी खबर आईएएस का इंटरव्यू देने वाले छात्रों के लिए अहम खबर। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स यानी कि नैक सिविल सर्वेंट्स क्वालिफाई करने वाले छात्रों को मुफ्त में इंटरव्यू की तैयारी कराएगा और इसके लिए एनएसीएस की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आईएएस अधिकारी इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। छात्रों को सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बार मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में दिल्ली के साथ पटना में भी लिया जाएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स यानी कि नैक्स की स्थापना बिहार झारखंड के आईएएस अधिकारियों ने की है। ये ट्रेनिंग पूरी तरह बिल्कुल मुफ्त है और इसमें शामिल अधिकारी अलग अलग बैच के होते हैं, कुछ रिटायर्ड हैं तो कुछ युवा। इसलिए ट्रेनिंग में अनुभव और युवा ट्रेंड दोनों का मिश्रण होता है। पिछले साल नैक्स में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 52 अभ्यर्थियों में से 25 से भी ज्यादा का सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया था। आप इसमें रजिस्ट्रेशन www.naxbiharjharkhand.org.in पर जाकर करा सकते हैं। तो इस मौके से चूके ना और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।